हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू द डेली करंट अफेयर सीरीज ऑफ ट्रिपल ए ब्राइट अकेडमी। आज इस सीरीज़ में हम पढ़ने वाले हैं 1 और 2 मई के करंट अफेयर्स। पिछले कल के भी हम आज ही कवर करेंगे। अब पहले इंपॉर्टेंस ऑफ द डे में देखते हैं। 1 मई को ना इंटरनेशनल लेबर डे मनाया जाता है, ठीक है, जिसको इंटरनेशनल वर्कर्स डे या फिर मई डे भी बोलते हैं। तो ये होता है जो हमारी लेबर क्लास होती है उनके लिए, उनकी जो इम्पोर्टेंस है हमारी पूरी लाइफ में, चाहे फिर वो इंफ्रास्ट्रक्चर से रिलेटेड हो या कहीं पर भी, उनकी इम्पोर्टेंस को और थोड़ा हाईलाइट करने के लिए इस डे को सेलिब्रेट किया जाता है। ओके, और 1 मई को एक और डे भी मनाते हैं। कौन सा? स्टेटहुड डे मनाते हैं, महाराष्ट्र का भी और गुजरात का भी, ठीक है। अब क्योंकि ये 2 स्टेट्स का स्टेटहुड डे एक ही दिन पे मनाया जाता है, इसलिए ये थोड़ा और ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो गया आपका कि 1 मई को स्टेटहुड डे मनाया जाता है महाराष्ट्र और गुजरात का, ये आपको याद रखना है। 2 मई को यानी आज के दिन वर्ल्ड ट्यूना डे मनाया जाता है। ट्यूना एक फ़िश का टाइप होता है, उसकी इम्पोर्टेंस को या उसको मतलब और कंजर्व करने के लिए इस दिन को सेलिब्रेट किया जाता है, ठीक है। ये यूएन द्वारा है अनाउंस किया गया है ये वाला डे, ठीक है। वर्ल्ड ट्यूना डे यूएन के द्वारा अनाउंस किया गया है ट्यूना फिश की इम्पोर्टेंस को थोड़ा और हाईलाइट करने के लिए। अच्छा, 1st संडे ऑफ एवरी मई को हम लोग मनाते हैं वर्ल्ड लाफ्टर डे। तो इस बार 1st संडे ऑफ दिस ईयर 1 मई को ही आया है, तो इस बार 2022 में हमने ये 1 मई को सेलिब्रेट किया है, ठीक है, वर्ल्ड लाफ्टर डे। अब पहला क्वेश्चन देखते हैं आज का। हु हैज़ वॉन दी विटली गोल्ड अवार्ड फॉर द सेकेंड टाइम फॉर हिज वर्क इन 12 स्नो लेपर्ड रेंज कंट्रीज। 12 स्नो लेपर्ड रेंज देशों में अपने काम के लिए दूसरी बार विटली गोल्ड अवार्ड किसने जीता है फॉलोइंग में से? तो ये जीता है चारुदत्त मिश्रा ने। ओके, चारुदत्त मिश्रा एक रिनाउंड कंजर्वेशनिस्ट हैं और स्नो लेपर्ड एक्सपर्ट हैं, ठीक है। इन्होंने ये अवार्ड जीता है। विटली फंड फॉर नेचर ये अवार्ड को अनाउंस करता है और इस बार इनको जो ये 12 स्नो रेंज कंट्रीज़ हैं ना, उसमें और कौन कौन सी कंट्रीज़ मेन हैं जो इंक्लूडेड हैं? अफ़गानिस्तान, चाइना एंड रशिया। इन कंट्रीज़ के लिए भी इन्होंने चारुदत्त मिश्रा ने काम किया है। और ये आपका इसलिए भी इम्पॉर्टेंट है क्योंकि ये चारुदत्त मिश्रा का ना 2nd विटली गोल्ड अवार्ड है, ठीक है। 2nd टाइम इन्होंने ये अवार्ड जीता है। 1st टाइम 2005 में जीता था और अब 2022 में जीता है, ठीक है। तो इसलिए भी इम्पॉर्टेंट है क्योंकि दूसरी बार सेम पर्सन ने इस अवार्ड को जीता है। अच्छा, जो WFN है ना आपका, विटली फंड फॉर नेचर, इनकी जो वो हैं पैटर्न है, मतलब कि जो इनकी कह सकते हैं कि ये लोग अनाउंस करते हैं मतलब इस अवार्ड को, ठीक है। तो वो प्रिंसेस रॉयल एन हैं, रॉयल एन, इन्होंने प्रेजेंट किया है ये अवार्ड इनको चारुदत्त मिश्रा को। कहाँ पर किया है? रॉयल जोग्राफिकल सोसाइटी लंदन में। ओके, और विटली अवार्ड जो हैं उनको ग्रीन ऑस्कर्स भी कहते हैं, ठीक है, ये भी आपको याद रखना है। ऐसी चीज़ें पूछी जा सकती हैं कि विटली अवार्ड जो इस बार चारुदत्त मिश्रा को मिला है, दूसरी बार मिला है उनको ये अवार्ड, ये इसको और क्या कहते हैं, या फिर ग्रीन ऑस्कर्स और किस अवार्ड को कहते हैं जो चारुदत्त मिश्रा को मिला है। इस तरह के क्वेश्चन बन सकते हैं, तो आपको ये भी याद रखना है कि विटली अवार्ड्स को ग्रीन ऑस्कर्स भी कहते हैं, ठीक है। और ये जो अवार्ड है ये क्या प्रोवाइड करवाता है? 40,000 पाउंड स्टर्लिंग की एक फंडिंग प्रोवाइड करवाता है। ये प्रोजेक्ट फंडिंग एक साल में 40,000 पाउंड स्टर्लिंग की फंडिंग ये जो अवार्ड है ये प्रोवाइड करवाता है। जो भी ये प्रोजेक्ट करना चाह रहे हैं, अगर एक साल में कोई ये प्रोजेक्ट करते हैं तो उसमें इतनी फंडिंग जो है इस अवार्ड के थ्रू इनको मिलेगी, ठीक है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है, विच मिनिस्ट्री हैज़ लॉन्च द ज़ीरो डिफेक्ट ज़ीरो इफेक्ट ZED सर्टिफिकेशन स्कीम। किस मंत्रालय ने ज़ीरो डिफेक्ट ज़ीरो इफेक्ट ZED प्रमाणन योजना शुरू की है? तो ये फॉलोइंग में से कौन सी मिनिस्ट्री ने शुरू की है? मिनिस्ट्री ऑफ MSME ने। ओके, मिनिस्ट्री ऑफ MSME ने ये Z स्कीम शुरू की है। ये जो स्कीम है ये फोकस करने वाली है टू रिड्यूस द वेस्टेज सब्सटेंशियली, इंक्रीज प्रोडक्टिविटी को इंक्रीज़ करने में, वेस्टेज को डिक्रीज़ करने में, इन्वायरमेंटल कॉन्शियसनेस को, ताकि इन्वायरमेंट की क्या इंपॉर्टेंस है या हमें इन्वायरमेंट के लिए कुछ करना चाहिए उसको एनहांस करने के लिए, लोगों में उसके लिए अवेयरनेस जगाने के लिए, एनर्जी सेव करने के लिए, और नेचुरल रिसोर्सेज का एक ऑप्टिमल यूज़ हम करें, एक ध्यान से, मतलब हम नेचुरल रिसोर्सेज को यूज़ करें, उसको वेस्टेज ना होने दें उसके लिए, और मार्केट्स वगैरह को एक्सपैंड करने के लिए ये जो स्कीम है ये फोकस करने वाली है। अब द स्कीम कंप्राइजेस 3 सर्टिफिकेशन लेवल्स इंक्लूडिंग ब्रॉन्ज, गोल्ड एंड सिल्वर। 3 इसमें सर्टिफिकेशन लेवल्स भी हैं, 3 तरह के सर्टिफिकेट्स भी स्कीम के अंडर प्रोवाइड किए जाएंगे जो होंगे ब्रॉन्ज, सिल्वर और गोल्ड।
ये जो प्रोजेक्ट है ये सब्सिडीज़ भी प्रोवाइड करवा रहा है। तो जो सब्सिडीज़ हैं, 3 तरह की सब्सिडीज़ हैं इसमें। माइक्रो एंटरप्राइजेज़ के लिए 80%, स्मॉल के लिए 60% और मीडियम एंटरप्राइजेज़ के लिए कितनी 50%। ये जो परसेंटेज है ये आपके लिए ज़्यादा इंपॉर्टेंट है इस क्वेश्चन में, ठीक है। 3 तरह के जो MSME वाले होते हैं वो उसमें अलग अलग ये सब्सिडीज़ प्रोवाइड करवा रहा है। सबसे छोटों के लिए सबसे ज़्यादा सब्सिडी है 80% की, स्मॉल वालों के लिए है 60% और 50%। मतलब आप सिर्फ इसमें 80, 60, 50 भी याद रखोगे तो ये तो MSME की जो फुल फॉर्म होती है उसी के ही उसमें है ना, सीक्वेंस में। तो ऐसे आपको याद रहेगा 80, 60 और 50 की इन्होंने जो सब्सिडीज़ हैं वो प्रोवाइड करवाई हैं। A joining reward of 10,000 will be offered to each MSME once they take the Z pledge। अच्छा, जो भी इस Z pledge को लेंगे या इस स्कीम से जुड़ेंगे, जितने भी MSMEs इससे जुड़ेंगी उनको 10,000 का रिवॉर्ड भी मिलेगा, ज्वाइनिंग रिवॉर्ड मिलेगा, ठीक है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है, गवर्नमेंट लॉन्च्ड ई-कॉमर्स प्लेटफॉर्म ONDC टू ऑनबोर्ड लोकल किराना स्टोर्स। What does N stands for in ONDC? अब जैसे मैंने आपको पहले ही बताया था कि इस तरह के क्वेश्चन बनते हैं। गवर्नमेंट ने एक स्कीम लॉन्च की है लोकल किराना स्टोर्स के लिए और उस स्कीम का नाम ONDC है। उसकी फुल फॉर्म जो शॉर्ट फॉर्म है उसकी वो ONDC है। इसमें N की क्या फुल फॉर्म है ये हमसे पूछा है। तो इस ONDC वाली स्कीम में N की फुल फॉर्म है नेटवर्क, ठीक है। पूरी फुल फॉर्म देखते हैं इसकी, ओपन नेटवर्क फॉर डिजिटल कॉमर्स, ये इस स्कीम का नाम है, ठीक है। ये आपको पूरा ही याद रखना है, ज़रूरी नहीं है कि इसमें कोई एक, अगर हम यहाँ पे एन डिस्कस करें तो वहाँ पर भी एन ही आएगा। इसकी पूरी फुल फॉर्म आपको याद रहनी चाहिए। ये ना एक पायलट प्रोजेक्ट है। पायलट प्रोजेक्ट क्या होता है, जैसे कुछ अभी ट्रायल बेसिस पे इसको लॉन्च किया गया है। तो ये जो है एक न्यूट्रल ओपन सोर्स है, नॉट फॉर प्रॉफिट होगा। इसका कोई मतलब मोटिव इसका प्रॉफिट नहीं है, प्रॉफिट अर्न करना नहीं होगा। ये एक ई-कॉमर्स प्लेटफॉर्म है जो एम क्या कर रहा है, ताकि जो मॉम एंड पॉप शॉप्स होंगी या किराना स्टोर्स होंगे उसको एम्पावर किया जा सके, ठीक है। अब मॉम एंड पॉप शॉप्स क्या होती हैं, जो छोटी छोटी शॉप्स होती हैं ना नुक्कड़ पे, उनको बोलते हैं मॉम एंड पॉप शॉप्स। या फिर जो मतलब फैमिली बिजनेसेस होते हैं छोटे छोटे, जो मतलब किसी बड़े एंटरप्राइजेस के साथ कम्पीट नहीं कर सकते हैं, उनको बोलते हैं लोकल आपके किराना शॉप्स वगैरह, उनको बोलते हैं मॉम एंड पॉप शॉप्स। तो उनको एम्पावर करने के लिए ये जो स्कीम है ये वर्क करेगी। और कौन कौन सी सिटीज़ में, अभी मेजर सिटीज़ में ये एम्प्लॉय होने जा रही है, दिल्ली में, बेंगलुरु, भोपाल, कोयम्बटूर और शिलोंग में, ओके। ये इनकी मेन सिटीज़ हैं जिन पे अभी फोकस करने वाली हैं। अब इसमें जो पेमेंट्स होंगी, देखो पता है इसमें क्या होगा कि ना जो अलग अलग सेलर्स होंगे ना वो एक प्लेटफॉर्म पे जुड़ेंगे और जो बायर्स होंगे वो पेमेंट कहाँ से कर सकेंगे। मेन इसका ये पॉइंट है कि पेमेंट कहाँ से होगी, फ़ोनपे और पेटीएम के साथ, ठीक है। इससे ये जो गुड्स हैं उसको बाय कर सकेंगे। अब अमेज़ॉन और वॉलमार्ट ओन्ड फ्लिपकार्ट, अमेज़ॉन और फ्लिपकार्ट, जो कि फ्लिपकार्ट वॉलमार्ट ओन्ड है ना, वॉलमार्ट ने 2018 में ऑलमोस्ट 77% जो शेयर था फ्लिपकार्ट का वो ले लिया। तो अब वॉलमार्ट ओन ही है फ्लिपकार्ट। तो अमेज़ॉन और फ्लिपकार्ट ही 80% का इंडिया में रिटेल मार्केट जो है, ऑनलाइन रिटेल मार्केट है, वो कवर कर लेते हैं। ये दो ही सिर्फ 80% अकाउंट कर लेते हैं। तो ONDC का मेन पर्पज़ ये है कि इनसे ये डोमिनेंस ले ली जाए, ठीक है। मतलब अभी 80% क्योंकि इन्हीं में ही है, तो इनके अलावा भी बाकी जो स्मॉल रिटेलर्स हैं उनको भी मतलब अपना गुड्स या अपने प्रोडक्ट्स को आगे ऑनलाइन पेश करने का एक मौका मिले, वो इनका मेन पर्पज़ है, ठीक है। डोमिनेंस बाय अलाउइंग स्मॉल मर्चेंट्स एंड रिटेलर्स रीच द लार्जर ऑडियंस थ्रू ऑनलाइन प्लेटफॉर्म, ताकि उनकी भी प्रोडक्ट्स एक लार्जर प्लेटफॉर्म पे जा सकें और उनको भी कुछ फ़ायदा हो, इसलिए ये स्कीम को लॉन्च किया गया है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है, विच पब्लिक सेक्टर बैंक हैज़ इंट्रोड्यूस इट्स फर्स्ट डिजिटल प्रोडक्ट। बैंकिंग के लिए वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस। अंडर द प्रोजेक्ट वेव, तो किस सार्वजनिक क्षेत्र के बैंक ने प्रोजेक्ट वेव के तहत अपना पहला डिजिटल उत्पाद पेश किया है। अब अगर आपने पहले से न्यूज़ कवर की होगी और आपको ये आइडिया होगा कि वेव प्रोजेक्ट कौन से बैंक का है, तो आपको ये भी पता लग जाएगा कि ये कौन से बैंक ने लॉन्च किया है। वेव प्रोजेक्ट जो है वो इंडियन बैंक का है। इंडियन बैंक ने ही एक नई फर्स्ट अपनी डिजिटल प्रोडक्ट लॉन्च की है। उस प्रोडक्ट के बारे में भी हम देखते हैं। इस प्रोडक्ट का नाम है प्री अप्रूव्ड पर्सनल लोन, ठीक है। प्री अप्रूव्ड पर्सनल लोन, जो कि एम कर रहा है टू प्रोवाइड द कस्टमर्स विद इंस्टेंट लोन डिसबर्समेंट थ्रू अ 3-step प्रोसेस। इस एक प्रोडक्ट के तहत जो कस्टमर्स होंगे उनको इंस्टेंट लोन मिलेगा, और वो भी सिर्फ 3 स्टेप की एक छोटी सी प्रोसेस के साथ, ठीक है। द PAPL इज़ अ पार्ट ऑफ द बैंक्स प्रोजेक्ट, जिसका नाम है
वर्ल्ड ऑफ एडवांस्ड वर्चुअल एक्सपीरियंस, ये आपका वेव प्रोजेक्ट है, ठीक है। ये लॉन्च कब हुआ है? इसी साल जनवरी 2022 में। तो जितना इंपॉर्टेंट आपके लिए ये वाला प्रोडक्ट है, उतना ही इंपॉर्टेंट है कि वेव वाला प्रोजेक्ट जो है वो भी अभी ही लॉन्च हुआ है। अब बैंकिंग वगैरह के या कोई भी आपके एग्जाम्स हैं ना, गवर्नमेंट के भी और भी कोई भी स्टेट के भी, तो उनमें करंट अफेयर्स जो हैं वो आपसे जनवरी से लेके जून तक के पूछे जाएंगे, अगर जून जुलाई में आपका एग्जाम होगा तो, ठीक है। मतलब लास्ट 5 to 6 मंथ्स के करंट अफेयर्स आपके लिए इंपॉर्टेंट होते हैं, तो ये वाला भी उसमें कवर हो जाएगा। बेशक हम अभी मई में पढ़ रहे हैं, बट ये वाला भी कवर हो जाएगा। तो आपको याद रखना है कि वेव वाला प्रोजेक्ट इंडियन बैंक का है, वर्ल्ड ऑफ एडवांस वर्चुअल एक्सपीरियंस इसकी फुल फॉर्म है, ओके। द लोन कैन बी अवेल्ड थ्रू इंड ओएसिस मोबाइल ऐप। अब ये इंड ओएसिस जो है ये आपका इंडियन बैंक का मोबाइल ऐप है, ये आपको याद रखना है। ये भी उतना इंपॉर्टेंट है, जितने इसमें बोल्ड हैं वो याद रखना। इस मोबाइल ऐप के थ्रू भी इसको एक्सेस किया जा सकता है, इस लोन को अवेल किया जा सकता है, और साथ में बैंक की वेबसाइट या ऑनलाइन बैंकिंग फैसिलिटी से भी इस लोन को अवेल किया जा सकता है। अब इंडियन बैंक के MD CEO कौन है? शांतिलाल जैन। इस्टेब्लिश हुआ है ये 15 अगस्त 1907 में। हेडक्वार्टर्स इसके चेन्नई तमिलनाडु में है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है, विच ऑफ द फॉलोइंग प्राइवेट कंपनीज इज सेट टू बाय द 51% ऑफ गवर्नमेंट ऑफ इंडिया शेयर इन पवन हंस लिमिटेड। पवन हंस लिमिटेड का नाम आ रहा है, गवर्नमेंट का मेजर जो शेयर है वो भी ऑक्यूपाई किया जा रहा है और प्राइवेटाइजेशन हो रही है, सबसे बड़ी बात। तो ये क्वेश्चन आपका बहुत इंपॉर्टेंट बन रहा है एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से। निम्नलिखित में से कौन सी निजी कंपनी पवन हंस लिमिटेड में भारत सरकार का 51% शेयर खरीदने के लिए तैयार है? तो ये है आपकी स्टार9 मोबिलिटी प्राइवेट लिमिटेड, ये वाली कंपनी है जो ये शेयर परचेज करने वाली है। अब ये शेयर वगैरह जो परचेज करते हैं, कौन सी कमेटी होती है जिसको अप्रूव करती है? कैबिनेट कमेटी ऑन इकोनॉमिक अफेयर्स, ठीक है। कैबिनेट कमेटी ऑन इकोनॉमिक अफेयर्स इसको अप्रूव करती है। तो इन्होंने अप्रूव कर दिया है कि स्टार9 जो मोबिलिटी प्राइवेट लिमिटेड है वो कितने की डील हुई है इनकी? 211.14 करोड़ रुपीज़ में ये जो 51% शेयर है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का वो ऑक्यूपाई कर लेगी पवन हंस लिमिटेड में, ठीक है। और मैनेजमेंट कंट्रोल भी फिर उन्हीं को चले जाएगा। जब देखो हम किसी भी कंपनी का अगर शेयर वगैरह लेते हैं ना, तो अगर 50% से 1% भी ज़्यादा अगर शेयर हम ले लेते हैं किसी कंपनी का, तो जो मैनेजमेंट कंट्रोल है वो भी हमारे हाथ में आ जाता है। तो जैसे अभी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया 51% की शेयर होल्डर थी इस कंपनी में, पवन हंस में। अब अगर ये वाली कंपनी ले लेती है स्टार9 ना, तो यही मैनेजमेंट कंट्रोल भी इसी के हाथ में चले जाएगा, ठीक है। तो ये इसलिए भी इंपॉर्टेंट है कि प्राइवेटाइजेशन हो जाएगी फिर पवन हंस लिमिटेड की भी। और ये इंडिया का सेकंड मेजर प्राइवेटाइजेशन होगा एविएशन सेक्टर में, ठीक है। पहले एयर इंडिया और AI एक्सप्रेस को भी ऑक्यूपाई किया ना टाटा ने, तो अब टाटा ग्रुप के बाद ये पहली ऐसी बन जाएगी जो इस आपके पवन हंस लिमिटेड को ऑक्यूपाई कर लेगी, प्राइवेटाइजेशन के अंडर आ जाएगी फिर ये कंपनी। तो पवन हंस लिमिटेड का थोड़ा सा देख लेते हैं। ये साउथ एशियाज़ लार्जेस्ट हेलीकॉप्टर कंपनी है, ठीक है। पूरे साउथ एशिया की ये लार्जेस्ट हेलीकॉप्टर कंपनी है। एक जॉइंट वेंचर है ये, मतलब कि ONGC और गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने मिलकर इसको शुरू किया था। ONGC हम पढ़ चुके हैं, ऑयल एंड नेचुरल गैस कॉर्पोरेशन, हम ऑलमोस्ट हर रोज़ ही इसको न्यूज़ में डिस्कस कर लेते हैं। इनका 49% इसमें शेयर था, तो इनके पास से मैनेजमेंट कंट्रोल गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के हाथ में था, अब वो स्टार9 के पास चले जाएगा। और ये जो आपकी कंपनी है ये प्रोवाइड करवाती थी हेलीकॉप्टर एंड एरो मोबिलिटी सर्विसेज। टोटल इनके पास 43 हेलीकॉप्टर्स की जो फ्लीट थी वो इसको मैनेज करते थे और ऑपरेट करते थे। अब पवन हंस लिमिटेड की जब बात हो रही है, उसके चेयरमैन और MD भी इंपॉर्टेंट हैं, तो वो हैं संजीव रजदान, ठीक है। और हेडक्वार्टर्स कहाँ है इसके? नोएडा UP में। डायरेक्टर ऑफ स्टार9 मोबिलिटी की अगर हम बात करें, जिन्होंने इसको परचेज कर लिया पवन हंस को, उनका नाम, वो 3 डायरेक्टर्स हैं इसके अभी। एक हैं रमन रेमंडल, और दूसरे हैं सुमित साहनी, तीसरे हैं विपुल रश्मिकांत दवे। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है, विच ऑफ द फॉलोइंग बिकेम द फर्स्ट कंट्री इन एशिया पैसिफिक रीजन टू यूज सैटेलाइट बेस्ड लैंडिंग प्रोसीजर। निम्नलिखित में से कौन उपग्रह आधारित लैंडिंग प्रक्रिया का उपयोग करने वाला एशिया प्रशांत क्षेत्र का पहला देश बन गया है? तो ये बना है इंडिया, ठीक है। इंडिया पहली ऐसी कंट्री बन गया है पूरे एशिया पैसिफिक रीजन में जिसने सैटेलाइट बेस्ड लैंडिंग प्रोसीजर को अपनाया है। अब किस सिस्टम को यूज़ करके बनाया है? गगन सिस्टम को, ठीक है। गगन की हम फुल फॉर्म देख लेते हैं पहले। गगन की फुल फॉर्म है GPS एडेड
जियो ऑगमेंटेड नेविगेशन। ऐसे वैसे एरोस्पेस से ना आपको बहुत डिटेल में नहीं जाएंगे क्वेश्चंस ना, कभी भी बहुत ज़्यादा डिटेल में नहीं आते कि गगन का क्या फुल फॉर्म है या ऐसे, बट आपकी बेसिक नॉलेज के लिए आपको पता होना चाहिए। इसमें ज़्यादा इंपॉर्टेंट आपका ये वाला है, सैटेलाइट बेस्ड ऑगमेंटेशन सिस्टम, SBAS, क्योंकि ये हमने अपनाया है अब, ठीक है। तो ये एक सैटेलाइट बेस्ड ऑगमेंटेशन सिस्टम है जो इम्प्लीमेंट कर दिया जाएगा जॉइंटली बाय द एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया एंड इसरो, ठीक है। इसरो और एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया के द्वारा ये इम्प्लीमेंट किया गया। द ऑब्जेक्टिव इज़ टू प्रोवाइड सैटेलाइट बेस्ड नेविगेशन सर्विसेज विद एक्यूरेसी एंड इंटीग्रिटी। जितने भी मतलब हम नेविगेशन वगैरह करते हैं उसमें और एक्यूरेसी वगैरह लाने के लिए ये जो प्रोजेक्ट है इसको लॉन्च किया गया है, और साथ के साथ बेटर एयर ट्रैफिक मैनेजमेंट हो सके इंडियन एयर स्पेस में, उसके लिए भी ये टारगेट करेगा, ठीक है। आपने मुझे ये बताना है अब इस वाले क्वेश्चन में कि इसरो के चेयरमैन कौन हैं जो अभी रिसेंटली अपॉइंट हुए हैं K7 को रिप्लेस करके, और इसके हेडक्वार्टर्स कहाँ हैं। एक हेडक्वार्टर्स बताना है और दूसरा बताना है चेयरमैन कौन है, ठीक है। ये आप मेरे को कमेंट में बताएंगे आज। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं आज का। श्री सत्य साई संजीवनी हॉस्पिटल, वन ऑफ इट्स काइंड हॉस्पिटल इन द एंटायर साउथ पैसिफिक रीजन, इज इनॉग्रेटेड एट विच प्लेस। श्री सत्य साई संजीवनी अस्पताल पूरे दक्षिण प्रशांत क्षेत्र में अपनी तरह का एक अनूठा अस्पताल का उद्घाटन किस स्थान पर किया गया है। तो ये किया है फिजी में, ठीक है। फिजी में हुआ इसका उद्घाटन। हालांकि नाम के साथ आपको लगेगा कि शायद इंडिया का ये हॉस्पिटल होगा, बट इंडिया में नहीं हुआ ये ओपन, ये हुआ है फिजी में। इसकी थोड़ी डिटेल्स देखते हैं। एक वीडियो मैसेज के थ्रू जो PM हैं हमारे नरेंद्र मोदी जी, उन्होंने भी एड्रेस किया है इसकी ओपनिंग सेरेमनी। और श्री सत्य साई संजीवनी हॉस्पिटल शुरू कहाँ पर हुआ है, सुवा, फिजी में। ये चिल्ड्रंस का हार्ट हॉस्पिटल है, ठीक है। चिल्ड्रंस का हार्ट हॉस्पिटल है ये आपको याद रखना है। और वन ऑफ इट्स काइंड है इसलिए भी क्योंकि ये जो है ना फ्री मेडिकल सर्विसेज प्रोवाइड करवाएगा, ओनली टोटली फ्री चाइल्ड हार्ट केयर हॉस्पिटल इन द पैसिफिक आइल्स, मतलब कि पैसिफिक आइलैंड में पूरे में ये अकेला ऐसा हॉस्पिटल है जो चाइल्ड हार्ट केयर के लिए पूरा फ्री सारी सर्विसेज को प्रोवाइड करवाएगा। तो इसलिए वन ऑफ इट्स काइंड भी है, तो ये भी आपका इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन रहा है। इस वाले में हमने सिर्फ जो मोस्ट इंपॉर्टेंट हैं वही लिए हैं, जो बिल्कुल ही मोस्ट इंपॉर्टेंट है। और ये पूरे साउथ पैसिफिक रीजन का अकेला ऐसा हॉस्पिटल है, ठीक है, तो इसलिए भी इम्पॉर्टेंट है। अब JV बाइनीमारामा जो PM हैं फिजी के, वो भी वहाँ पर उस टाइम थे, और सदगुरु मधुसूदन साई जो इंडिया से ही बिलोंग करते हैं, ये भी इसकी इनॉग्रेशन सेरेमनी में थे। और हम ये तो पढ़ ही चुके हैं कि कहाँ पर हुआ ये हॉस्पिटल स्टार्ट, कहाँ पर इस्टेब्लिश हुआ है, सुवा, फिजी में, ओके। ये जो हॉस्पिटल है इसको बनाया कौन सी फाउंडेशन ने है, साई प्रेम फाउंडेशन ने। ये एक NGO है और इसने फिजी की गवर्नमेंट के साथ मिलके इस हॉस्पिटल को स्टार्ट किया है, ओके। वहाँ की गवर्नमेंट और वहाँ के सिटीजन्स दोनों की हेल्प से ये जो हॉस्पिटल है इसको स्टार्ट किया गया है। तो अब हम पॉइंटर्स देख लेते हैं आज के इंपॉर्टेंट। जनरल मनोज पांडे ऑन सैटरडे टुक चार्ज एज इंडियाज़ न्यू चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ। MM नरवाने जो हमारे अभी आर्मी स्टाफ थे उनको रिप्लेस कर दिया है जनरल मनोज पांडे ने। इनकी अपॉइंटमेंट जब होने वाली थी, जब इनको अनाउंस कर दिया गया था कि नए आर्मी चीफ ये हो जाएंगे, तो भी हमने इसको डिस्कस किया था। अब पिछले कल 1 मई को इन्होंने अपना वहाँ पर वापस अपनी सीट पे ये आ गए हैं। आपकी चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ ये पिछले कल बन गए हैं। और लेफ्टिनेंट जनरल BS राजू जो हैं उन्होंने वाइस चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ का जो अपॉइंटमेंट है वो इनकी हुई है, ठीक है, उनका चार्ज इन्होंने लिया। BS राजू वाइस चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ बन गए। नेक्स्ट हमारे पास पॉइंटर है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया टू इशू 100 रुपीज़ कोमैमोरेटिव कॉइन टू मार्क बर्थ सेंटेनरी ऑफ जवाहरलाल दर्दा। जवाहरलाल दर्दा जो एक हमारे फ्रीडम फाइटर भी रह चुके हैं, सोशल वर्कर रह चुके हैं, फिलांथ्रोपिस्ट रह चुके हैं, एजुकेशनिस्ट भी रह चुके हैं, और साथ में फाउंडर हैं लोकमत ग्रुप ऑफ न्यूज़पेपर्स के, जो अब लोकमत मीडिया हो गई है। तो इनकी 100th बर्थ एनिवर्सरी को सेलिब्रेट करने के लिए, उनको याद करने के लिए गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने 100 रुपीज़ के कॉइन्स इशू करने की बात की है, जो कि इशू कब होंगे, 2 जुलाई 2023 में, ठीक है। अभी अनाउंस कर दिया है, बट 2 जुलाई 2023 में जो कॉइन्स हैं इनको हम इशू करने वाले हैं। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया इसको इशू करने वाली है जब इनकी 100th बर्थ एनिवर्सरी होगी जवाहरलाल दर्दा की, ओके।
नेक्स्ट हमारे पास पॉइंट है बिश्वभूषण हरिचंदन, गवर्नर ऑफ आंध्र प्रदेश, रिलीज अ तेलुगु बुक टाइटल्ड परमर्धम। परमर्धम बुक बिश्वभूषण हरिचंदन ने लॉन्च की है, जिसको ऑथर किसने किया है? KRBHN चक्रवर्ती ने, जो कि सेक्रेटरी हैं स्टेट इलेक्शन कमीशन आंध्र प्रदेश के। ठीक है, तो ये आपको याद रखना है, सिर्फ बुक और बुक का नाम। लॉन्च किसने करवाई है? आंध्र प्रदेश के गवर्नर ने। आंध्र प्रदेश के CM कौन है? YS जगनमोहन रेड्डी। ठीक है। नेक्स्ट हमारे पास पॉइंटर है लीडर्स, पॉलिटिशियंस, सिटीजन्स, 50 फिगर्स हु इन्फ्लुएंस्ड इंडियाज पॉलिटिक्स। ये एक बुक है जो ऑथर की है किसने? रशीद किदवाई ने। रशीद किदवाई ने ये वाली बुक लिखी है, जिसमें बताया है 50 ऐसी स्टोरीज बताई हैं। ठीक है, अलग अलग 50 पर्सनालिटीज़ की, जिन्होंने इंडिया की पॉलिटिकल लैंडस्केप को इन्फ्लुएंस किया है। ठीक है, मतलब पॉलिटिक्स के ऊपर बेस्ड ये एक बुक रहेगी, तो इसका नाम और ऑथर का नाम आपको याद रखना है। नेक्स्ट हमारे पास पॉइंटर है कि अंशुल स्वामी फॉर्मर रिटेल चीफ रह चुके हैं RBL बैंक के, इनको MD CEO बना दिया गया है शिवालिक स्मॉल फाइनेंस बैंक का। ठीक है, ऐसी बैंक्स वगैरह वाली अपॉइंटमेंट्स भी आपकी बैंक के लिए ज़्यादा इंपॉर्टेंट रहती है। ऐसे से क्वेश्चन आपको स्टेट लेवल एग्जाम्स में नहीं पूछे जाते। एशियाज़ लार्जेस्ट इंटरनेशनल फूड एंड हॉस्पिटैलिटी फेयर, अब ऐसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। देखो, आहार 2022 ये एशिया का लार्जेस्ट इंटरनेशनल फूड एंड हॉस्पिटैलिटी फेयर होता है। ये जो है इस बार कब हुआ है? 26 से लेकर 30 अप्रैल को हुआ है। कहाँ? न्यू दिल्ली के प्रगति मैदान में। ओके, यहाँ पर मतलब और भी बुक फेयर वगैरह भी बहुत सारे होते हैं, तो यहीं पर ये आहार वाला जो फेयर है ये हुआ था 26 से 30 के बीच में। नेक्स्ट हमारे पास पॉइंट है कि विनय मोहन क्वात्रा टुक चार्ज एज इंडियाज न्यू फॉरेन सेक्रेटरी सक्सीडिंग हर्षवर्धन श्रृंगला। विनय मोहन क्वात्रा जो हैं वो इंडिया के नए फॉरेन सेक्रेटरी बन चुके हैं। उन्होंने किसको रिप्लेस किया है? हर्षवर्धन श्रृंगला को। ठीक है, तो ये आपकी आज की न्यूज़ थी। इसमें आपको कोई भी डाउट लग रहा है आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। साथ में मुझे जो मैंने आपसे पूछा है इसरो के चेयरमैन और उसके हेडक्वार्टर, वो भी आपने मुझे कमेंट सेक्शन में बताने। मैं आपसे कल मिलूंगी नेक्स्ट क्लास के साथ। थैंक यू।